आप देख रहे हैं फुल स्टॉप। मैं हूं आपका साथी सौरभ द्विवेदी। आज हम पहुंचे हैं हटवा अब्बासपुर। कौशाम्बी जनपद का एक छोटा सा गांव है। एक बड़े समाज सेवी व्यक्तित्व हैं जिनको इस गांव का प्रधान बनने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ, या ये कहें कि जनता को एक सौभाग्य मिला कि एक समाज सेवी व्यक्तित्व उनका नेतृत्व कर रहा है। आज उनसे जानेंगे ऐसी समाज सेवा के कार्यों के बारे में और गांव के बारे में उनकी क्या सोच है, और जो वर्तमान जो समय है, बारिश नहीं हो रही है, इसको लेकर के भी हम चर्चा करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, पूरा साक्षात्कार जरूर सुनिएगा, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम सुनने के लिए मिलते हैं। ऐसे व्यक्तित्व से बहुत कम आप मिल पाते हैं। वो लोग जब देखेंगे कि आज उनका साक्षात्कार हुआ है, जिन हजारों लोगों की, दर्जनों से कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लोगों की इन्होंने हर तरह से मदद की है, उन सब की वजह से आज वो जिस जगह पहुँचे हैं, आज अपने गांव के प्रधान प्रतिनिधि हैं। इनकी जो पत्नी हैं वो प्रधान हैं, लेकिन जो कार्य है और जो समाज में काम करने का तरीका था, वो सब कुछ आपका था। स्वागत है आपका फुल स्टॉप चैनल में। नमस्कार। जब आप सौरभ जी, आपको यहाँ कैसे अवसर मिला गांव का प्रधान बनने के लिए? क्या एक पूरी यात्रा के बारे में थोड़ा कम शब्दों में बताएंगे? मैं सन 84-85 में हाई स्कूल पास करने के बाद जीवन यापन के लिए पूना को पलायन किया। जी जी। पूना में जाकर अनेक परिस्थितियों का सामना करते हुए अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। छोटा सा व्यवसाय लगातार संघर्ष करते करते हुए व्यवसाय को बढ़ाया। वहाँ बहुत सारे लोगों ने मेरी मदद किया। अच्छा, वहीं से मेरे को एक समाज सेवा का जुनून जब सवाल। कुछ लोगों ने आपकी मदद की, हाँ। तब आपको अंदर भी एक मदद करने का एक भाव जागृत हुआ। हाँ, वहीं से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अगर ऊपर वाले मेरे को सक्षम बनाया है तो मुझे लोगों की मदद करना चाहिए। वहीं से मैंने पूना क्षेत्र में शिक्षा विभाग में, शादी ब्याह, लोगों के इलाज में, लोगों की अनेक परेशानियों में लोगों को साथ देना शुरू किया। अच्छा, ये कैसे होता था? जैसे हम लोग बहुत बार सोशल मीडिया में देखते रहते थे, किसी ने फेसबुक पर डाल दिया, या आप पुणे में बैठे रहते थे, कोई व्यक्ति बता दिया कि फलाने लड़की की शिक्षा की बात है, या किसी गांव में पानी नहीं है। आप सुनते थे तो इतना जल्दी भरोसा कैसे कर लेते थे कि वहां से पैसा भेज देते थे और ये काम हो जाए? ये दिल कैसे आ जाता था भरोसे वाला? सरोज जी, एक समाज सेवक को किसी न किसी के ऊपर भरोसा तो करना ही पड़ता है। अगर भरोसा नहीं करेंगे तो एक समाज सेवक हर जगह खुद जाके पता नहीं कर सकता कौन परेशानी में है। और भरोसा उन्हीं आदमी के ऊपर किया जाता है जिनका अपना सामाजिक कुछ ये हो, सामाजिक हाँ, कार्य हो, अस्तित्व। समाज में कुछ अस्तित्व हो। जी जी। तो ऐसे लोगों पर भरोसा करके, और कहीं पानी की समस्या है, कहीं किसी की बीमारी है, कहीं किसी की शादी है। जी जी। देखो, समाज सेवा एक अकेले आदमी का काम नहीं है, एक पूरी जैसे टीम अभी ये लगती कार्ड एक गिरा, ये कार्ड यहाँ पड़ा है, तो हम देखिए, अभी अभी देखा हमने, तो ये रुक्मणी सेवा संस्थान का कार्ड है, और इस पर संरक्षक आपका लिखा हुआ। आप पुणे में रहते हैं, फिर चित्रकूट के एक संस्थान के संरक्षक कैसे बने आप? ये कैसी यात्रा हुई? है। ये सौरभ जी, ये संस्था के जो संस्थापक हैं जी जी। अतुल रेकवार जी, उनका मेरा सोशल मीडिया के थ्रू परिचय हुआ। परिचय के बाद उन्होंने नंबर एक दूसरे के लिए दिए। उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि भैया मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ और संस्था रजिस्टर कराना है। जी जी। मैं वहाँ से धनादेश किया, पैसा बैंक के द्वारा उनके अकाउंट में भेजा और उन्होंने संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाया और संस्था का सामाजिक काम शुरू हुआ। समय समय पे संस्था पे मैं अपना सहयोग। अच्छा, मतलब इसके रजिस्ट्रेशन का कार्य आपके द्वारा शुरू हुआ था? हाँ, इसका रजिस्ट्रेशन का पूरा खर्चा, रजिस्ट्रेशन कार्य मेरे द्वारा ही हुआ है। जी जी। और साल में अनेक टाइम पे समय समय पर मैं संस्था का सहयोग। मतलब आर्थिक सहयोग आपके द्वारा इस संस्थान की लगातार होती रही है। रुक्मणी सेवा संस्थान की भी बड़ी मदद करते हैं। एक बड़ा संस्थान है चित्रकूट में, और एक बड़ा नाम है सर्वोदय सेवा आश्रम, गांधी जी के विचारों पर चलने वाला आश्रम। और तो वहाँ अभिमन्यु भाई भी आपसे बहुत जुड़े रहे हैं। कभी 2 बच्चों वाला मुझे याद है, 2 बच्चों को एड्स का बताया था उन्होंने, उस पर भी आपने एक भारी मदद किया था। अभिमन्यु भाई के परिचय शायद आपके थ्रू ही मेरा हुआ था। जी जी जी। आपके द्वारा ही मेरा और अभिमन्यु भाई का संपर्क हुआ था। इसके बाद
अभिमन्यु भाई ने किसी एक लड़की की बीमारी की खबर सोशल मीडिया में डाले थे। हाँ हाँ नाम तो मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, करवी की लड़की थी। हाँ हाँ, वो मुस्लिम लड़की थी। हाँ, मुझे भी याद नहीं आ रहा, शायद बात करते करते याद तो आ जाए। उसके 3 साल की लड़की थी, उसके पेट में 15 किलो ट्यूमर था। हाँ हाँ बिल्कुल। तो अभिमन्यु भाई के बताने की वजह से मैंने उसको इलाज के लिए पूना से धनादेश भेजा था। अभिमन्यु भाई एक अच्छे समाज सेवी हैं। इसके बाद इलाहाबाद में विश्वविद्यालय में एक लड़की पढ़ती थी, उसका नाम था रितिका शर्मा। हाँ हाँ, रितिका शर्मा शिक्षा तो के लिए। अभिमन्यु भाई के द्वारा मुझे मालूम पड़ा कि रितिका शर्मा को शिक्षा में धन के कारण धनाभाव के कारण बाधा उत्पन्न हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो रितिका शर्मा का लगभग 2 साल का यूनिवर्सिटी की फीस मैंने अपने पैसे से भरा है। फिर अभिमन्यु भाई का मेरे को एक बार फोन आया कि कुछ बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स जो है वो HIV की वजह से ख़त्म हो गए थे। जी जी। तो उनके कुछ छत की ज़रूरत थी। अभिमन्यु भाई का आदेश हुआ तो मैंने, हाँ उसमें भी 45-50 हजार या हाँ, समथिंग मतलब इतना कुछ लाख रुपए के आसपास अब वो तो मैं धनराशि बताना उचित नहीं समझता हूँ कि मैंने किसी की लेकिन कितनी हमने मदद किया, पढ़ा था थोड़ा सा, और समझा ये भी बताना उचित नहीं समझता हूँ किसी की मदद किया हूँ। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। अब आप, क्योंकि आपकी जानकारी में सब है। अच्छा आप एक बात बताइए, बहुत सारे लोग होते हैं, मनुष्य का जो स्वभाव होता है बहुत स्वार्थी स्वभाव होता है। आपका जनपद कौशाम्बी है हाँ, और गांव आपका कौशाम्बी जनपद में आता है, जिला चित्रकूट है। चित्रकूट तो जमुना के उस पार पहुंच जाता है, आप जमुना के इस पार में हैं। क्या वजह रही कि आप इतना ज़्यादा चित्रकूट के लिए समर्पित रहे? बाद में लोगों को पता चला कि आप कौशाम्बी से हैं, हकीकत तो ये है। चित्रकूट मेरा शुरू से ही बहुत खासा लगाव था। चित्रकूट मेरा ननिहाल भी था, चित्रकूट मेरे ससुराल भी है, मेरे आधे ज़्यादा रिश्तेदारी चित्रकूट में है। और दूसरा चित्रकूट संत श्रीमण तुलसीदास जी के जन्मस्थली है, भगवान श्री राम जी का कार्य क्षेत्र था, तपोस्थली है। बिल्कुल। तो चित्रकूट शुरू से ही, चित्रकूट से मेरे को बहुत ज़्यादा लगाव था। और सौभाग्य से चित्रकूट मेरा मकान भी है राजापुर में। जी जी। तो चित्रकूट से तो शुरू से ही लगाव था, ये अचानक नहीं हुआ है। अच्छा, कहीं एक निगेटिव सवाल भी जन्म लेते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति समाज सेवा करता है, कुछ भी करता है, तो जैसे एक बार की बात बताएं, आपकी नज़र पड़ी हो या ना पड़ी हो, दरसेड़ा गांव में आपने हैंडपंप लगवाया था, वहाँ किसी व्यक्ति ने लिख दिया था कि इनको चुनाव लड़ना होगा। तो दरसेड़ा गांव में कौन सा चुनाव लड़ने जाने वाले थे आप? क्या लगता है आदमी की इस मानसिकता पर? सौरभ जी, हमने बचपन में एक कहावत सुने थे, हाथी चलते रहते कुत्ते भौंकते रहते हैं। हम अपना समाज सेवा काम जारी रखेंगे। लोग हैं, लोगों का काम है कहना। दरसेड़ा गांव में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी। विवेक तिवारी जी के द्वारा मुझे जानकारी हुई। विवेक तिवारी जी के आग्रह पे मैंने दरसेड़ा गांव में पीने के पानी की व्यवस्था किया। अब उसी में किसी ने, हालांकि मैं कोई भी काम करने के बाद प्रचार नहीं करना चाहता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो अच्छा काम है विवेक इसलिए। तिवारी जी ने उसको जो है सोशल मीडिया में डाल दिए थे, शायद बिल्कुल, बिल्कुल। पेपर में निकलवा दिए थे। हाँ हाँ, तो वो उसी में किसी व्यक्ति ने कमेंट कर दिया था कि इनको दरसेड़ा गांव शायद चुनाव लड़ना रहेगा। हाँ हाँ ऐसा लोग। तो जिस सज्जन ने भी ये लिखा था, उसकी जानकारी के लिए मैं यहाँ से बता दूं, शायद वो सुन रहे हूँ, जी जी। कि मैं दरसेड़ा गांव आज तक गया ही नहीं। हाँ, कभी आप मैं आज कभी तक ये बताने नहीं गया कि हैंडपंप मैं लगवाया हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। और चुनाव की तो बहुत दूर की बात है। हाँ, अच्छा पानी की बात चली है और चुनाव की भी बात चली है, तो हम सोच रहे हैं कि जो पानी अभी नहीं बरस रहा है, आप अपने गांव के प्रधान हैं, क्या लगता है जनता क्या कहती है? क्या सूखा पड़ने वाला है? और सूखा पड़ने वाला है तो क्या सरकार के कान थोड़ा कच्चे हैं, उसको सुनाई कम देता है, या सरकार के पास कान होते नहीं हैं? एक जनप्रतिनिधि और छोड़िए तो एक समाज सेवी होने के नाते जनता का दर्द कैसे आप बयां करेंगे ये पानी न बरसने से? सौरभ जी, पानी न बरसने से, आप भी शायद ग्रामीण इलाके से हैं, तो गांव की समस्या बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। बिल्कुल। लोगों को खाने के लिए नहीं, जानवरों के लिए चारा नहीं। सरकार को तत्काल इसको सूखा घोषित करके और लोगों की यथासंभव सरकारी मदद करना चाहिए। महंत तो हैं योगी आदित्यनाथ सीएम होने के बाद भी, तो आप क्या कहेंगे अपने उत्तर प्रदेश के सीएम से? सौरभ जी, ये जो सूखाग्रस्त की समस्या पूरे उत्तर प्रदेश की तो है नहीं, ये हमारे बुंदेलखंड की है। हाँ, बुंदेलखंड और आसपास का जो बुंदेलखंड के जनप्रतिनिधि हैं, इनको जाके माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि सदन में जनप्रतिनिधि को आवाज उठानी होगी।
हमारे क्षेत्र से जो जनप्रतिनिधि चुन के गए हैं, चाहे वो हमारे कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट से हों, चाहे चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट से हों, चाहे बांदा से हों, चाहे हमीरपुर से हों, ये जनप्रतिनिधियों को वहाँ आवाज़ उठाना चाहिए, सूखाग्रस्त घोषित करें और लोगों की जैसा संभव मदद करे सरकार। अच्छा, चूंकि पंचायती राज जो आया था सन 85 के आसपास से व्यवस्थाएं शुरू हुई थी, राजीव गांधी लेकर के आए थे, और तब के बाद से अभी तक जब आप इतने वर्षों बाद पुणे से यहाँ आए हैं, तो अपने गांव में क्या कुछ विकास देखा था आपने? उस समय कुछ लग रहा था हटवा बाजपुर में? सौरभ जी, पंचायती राज 92 में लागू हुआ था। हाँ, 91-92 में 85 के आसपास से एक व्यवस्था शुरू हाँ, हुई थी। पंचायती राज लागू होने के बाद हमारे गांव का विकास, हमारा गांव जब हम आए हैं तो विकास शून्य था। गांव में किसी तरह कोई विकास नहीं हुआ था। शुरुआत के 3 साल जो उस समय के प्रधान थे, मेरा वैचारिक मतभेद हो सकता है उनसे, और है भी, लेकिन उन्होंने काम किया था। जब पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी तो उस समय के प्रधान श्याम सुंदर द्विवेदी जी, उन्होंने गांव में, पूरे गांव में खरिंजा नाली उस समय उन्होंने बनवाने का काम किया। हाँ, काम किया था। इसके बाद हमारे गांव में जितने भी जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं, शायद किसी ने कोई काम नहीं किया। सौरभ जी, आप अगर 2 महीने पहले आते और हमारे गांव का स्कूल की हालत देखते जी जी, तो शायद हमारे गांव में स्कूल में जानवरों को भूसा भरा जाता था और जानवर बने जाते थे। अच्छा अच्छा। और आप जब यहाँ मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके बाद आप जाते जाते मेरा गांव का स्कूल देख लेना। हाँ जरूर, स्कूल तो हम पहले भी आए थे, थोड़ा एक नज़र पड़ी थी, कायाकल्प हुआ है, लेकिन अभी बहुत गौर से देखेंगे चल के। तो मेरे गांव के स्कूल में हर कमरे में आपको टाइल्स मिलेंगी, हर बिल्डिंग में मरम्मत मिलेंगी, हर जगह नए खिड़की दरवाजे मिलेंगे, बाउंड्री में आपको मिट्टी पड़ी हुई मिलेगी, बरसात के बाद में उसमें खरिंजा लग जाएगा। सौरभ जी, दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे गांव में अभी तक पंचायत भवन भी नहीं बना था, ग्राम पंचायत ऑफिस नहीं बना था। तो आज तक एक भी ग्राम पंचायत भवन बना ही नहीं था पुराना कोई? नहीं सौरभ जी, हमारे गांव में कोई ग्राम पंचायत का ये नहीं था, ऑफिस नहीं था, पंचायत भवन नहीं था। अभी मैंने कार्य शुरू करवाया है, उसकी नींव वगैरह भर गई है, पिलर वगैरह खड़े हो रहे हैं, आप उसको भी देख लेना। तो हमारे गांव में 95 के बाद, जब से श्याम सुंदर द्विवेदी जी प्रधान पद से हटे, उसके बाद तो छोटे मोटे काम छोड़ के किसी प्रधान ने कुछ कोई बड़ा काम नहीं हुआ था। हाँ, हमारे गांव में एक बीच में प्रधान हुए 2005 में, मनोज द्विवेदी जी। जी, तो उन्होंने गांव में नालियों का काम, पूरे गांव में नालियों का काम करवाया था। जी। इसके अलावा तो मेरे को बहुत कुछ खास काम नहीं दिख रहा है। अभी सरकार ने बारात घर बनवाने के लिए कहा था, तो क्या आपके गांव में तो बारात घर वैसे भी नहीं होगा? नहीं, बारात घर नहीं है सौरभ जी, और आपने अच्छा मुद्दा उठाया। अभी इसी पे मेरे सुबह चर्चा हो रही थी। बहुत जल्द ही, शायद 1-2 साल के अंदर, मैं गांव में बारात घर का निर्माण। तो क्या करेंगे? आपके विधायक जी होंगे, आपके सांसद जी होंगे, तो गांव के विकास में, गांव से वो लोग लगातार वोट पाते रहे हैं। एक गांव की गलती नहीं होती कि कोई व्यक्ति अगर किसी गांव से हार गया, जीत गया, एक उस गांव की गलती नहीं होती, वो जनप्रतिनिधि और माहौल का एक असर होता है। तो आप अपने जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उनसे कोई उम्मीद करते हैं कि गांव के विकास में उनका कोई योगदान हो? सौरभ जी, हमारे यहाँ जो इसके पहले विधायक थे, उनके पास मैं 10 से 15 बार गया। हमारे गांव में एक बहुत बड़ी समस्या है, बरसात के दिन तालाब भर जाता है, रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। अच्छा। विधायक जी के पास मैं 8 से 10 बार गया। जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र सोनकर जी हैं, उनके पास 15 से 20 बार गया कि हमारे गांव को कुछ निधि उपलब्ध कराई जाए, जिससे ये जो बरसात में रास्ता बंद हो जाता है, इस समस्या का समाधान हो सके। बिल्कुल। सौरभ जी, दुर्भाग्य से किसी जनप्रतिनिधि का कोई सहयोग नहीं मिला है। प्रयास जारी है, मैं अभी भी जनप्रतिनिधियों के पास भाग दौड़ कर रहा हूँ। अब देखो, ये जनप्रतिनिधियों की इच्छा के ऊपर है। हाँ, वो उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आपने लगातार प्रयास किया, और उम्मीद हम भी करते हैं कि शायद मीडिया के द्वारा भी इस आवाज़ को सुन करके जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, वो ज़रूर इसको सुनेंगे और समझेंगे कि एक समस्या को ख़त्म करने के लिए उनको चुना जाता है। आगे आपने क्या सोचा है अपने जीवन के बारे में? अपना जीवन सौरभ जी, आपने शायद मेरा व्हाट्सएप में मेरा ये देखे रहेंगे, मेरा एक ये है, मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। जहाँ तक हो सके, जितना हो सके, समाज की सेवा करना चाहिए, लोगों की मदद करना चाहिए। यही मेरे जीवन का आगे का उद्देश्य है। तो ये थे हमारे साथ अशोक दुबे जी, और जिनके जीवन के बारे में भी आपने जाना, राजनीतिक सफ़र के बारे में भी आपने जाना, और समाज सेवा के लिए उन्होंने क्या कहा कि मानव सेवा
ही सच्ची ईश्वर सेवा है और यही उनके जीवन का उद्देश्य है। बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार हम मिलते रहेंगे फिर किसी और शख्सियत के साथ।